वो कमरे में रहती और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद होता। उसके कानों में लगातार आवाज़ें पड़ती रहती थीं। सुनने में वो आवाज़ें उसको बड़ी अच्छी लगतीं। उसने कई बार माँ से उन आवाज़ों के बारे में पूछा भी, पर माँ ने हर बार उसे टाल दिया। दिन के वक्त माँ कई बार कमरे से बाहर जाती, पर कभी भी वो उसे अपने साथ बाहर नहीं ले गई। जाते वक्त माँ हर बार कमरे को बाहर से बेलन लगाकर ताला बंद करके जाती थी। प्रभा को ये सब बातें तब पता चली जब माँ की जी तोड़ कोशिशों का नतीजा अपने खूबसूरत रंग में उसकी आंखों के सामने था। मासूम हाथों में चाबी थमाते हुए माँ बोली, बेटी, ये है तुम्हारा घर, तुम्हारा अपना घर, जिसमें जब जी चाहे और जिधर जी चाहे तुम जा सकती हो। पूरा दिन तुम अंदर बाहर कहीं भी रह सकती हो। जब मन करे तुम खुद से बाहर जाकर घूम कर आ सकती हो। यहाँ किसी तरह की पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा तुम्हें। माँ के साथ नए घर में कई साल गुजार लेने के बाद प्रभा को गुजरे कल की सच्चाई धीरे धीरे पता चली। वो आवाज़ जो बंद कमरे के भीतर से उसे बड़ा भांती थी, वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ के पैरों में बंधे घंघरुओं की आवाज़ थी। माँ कब और कैसे उन घंघरुओं की गिरफ्त में पहुंची, इस बात को तो लाख पूछने पर भी जवाब उसने कभी प्रभा पर जाहिर होने नहीं दिया। हाँ, उस गंदगी से निकलकर इज्जत के आसमान तले आने में जो भी अड़चनें आईं, उन सभी को माँ ने पूरे इत्मीनान से प्रभा को बताया। किस तरह वो अपनी बेटी के लिए अकेले समाज से लड़ती रही, वो सब जानना प्रभा के लिए बड़े गर्व की बात थी। आखिर माँ की मेहनत ने रंग दिखाया और प्रभा को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और इज्जत की जिंदगी जीने का हक मिला। माँ के बलिदानों से प्रभा के पास जीने के लिए साफ सुथरी एक खूबसूरत जिंदगी थी। लेकिन एक बात अक्सर प्रभा को अंदर ही अंदर काफी परेशान करती थी। घुंघरुओं की आवाज के बीच शुरू हुआ उसका बचपन जाने अनजाने न जाने कब संगीत से एक गहरा नाता बना बैठा था। माँ आज अपने जिस हुनर से डरती थी, बेटी उसी हुनर से जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी। मन में भरी असहजता को प्रभा ने आखिरकार एक दिन माँ पर जाहिर कर ही दिया और फिर बेटी की इच्छा पर माँ का हौसला देखने लायक था। प्रभा की खुशी के लिए माँ ने खुद ही बेटी को संगीत और नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। माँ से अच्छा गुरु भला और कौन साबित होता। विद्यालय में आयोजित हुए प्रतिभा कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रभा चंद ही महीनों में शहर की जानी मानी कलाकार बन गई। उम्र के साथ साथ प्रभा के गुणों की साख भी बढ़ती गई। अपने प्रदर्शन से प्रभा ने कुछ ऐसा नाम कमाया, शहर के माने हुए पुजारी जी के घर से प्रभा के रिश्ते का हाथ मांगा गया। इतने बड़े घराने में रिश्ते की बात सुनकर शुरू में तो प्रभा की माँ एकदम डर गई, पर धीरे धीरे कुछ एक जान पहचान वालों और शुभ चिंतकों के समझाने पर माँ ने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शादी जैसे नाजुक रिश्ते के मामले में अगर शुरुआत सच्चाई से न हो तो नतीजा कितना बुरा हो सकता है, ये प्रभा की माँ की अपनी सोच थी। उसने रिश्ते की बात के लिए मुलाकात करने आए पुजारी जी से साफ साफ अपना अतीत बता दिया। पति का अपना सगा कोई न था। एक लंबी बीमारी के बाद जब वे चल बसे, प्रभा का पेट भरने तक का कोई साधन उसके पास न था। नाचने गाने की अपनी कला के जरिए से किस तरह उसने अपना और अपनी बेटी का पेट भरा, मुश्किलों का सामना करने की ये कहानी बहुत लंबी थी। प्रभा की माँ की बातें सुनते सुनते पुजारी जी के माथे पर गहरे बल पड़ गए। अपनी कहते कहते जब वो रुकी, उसे ज्यादा आस न थी, परंतु प्रतिक्रिया उसकी आस से उलट थी। पुजारी जी कहने के लिए अपनी जगह से उठ चुके थे। जाति धर्म को आज लोग किस तरह निभाते हैं, इस तथ्य से मैं भली भांति परिचित हूं। प्रभा बिटिया को मैंने पहली बार भगवान के एक नाट्य कार्यक्रम में देव नर्तकी का चरित्र निभाते देखा था। भगवान के प्रति जो भाव उसके चेहरे पर थे, मैं वहीं से पहचान गया था। उसका हृदय विचारों पर कितना शुद्ध और पवित्र है। आचरण की उसी सौम्यता को देखते हुए मैंने आपकी पुत्री का हाथ अपने पुत्र धर्मेश के लिए मांगा था, और आज आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा यह निर्णय कतई गलत नहीं था। तो फिर अब यदि आपको कोई परेशानी न हो तो विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाए। प्रभा के विवाह के लिए एकाएक ही सब कुछ इतना सकारात्मक होता गया, ऐसा कुछ होने की आस भी नहीं लगाई जा सकती थी। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और फिर नियत समय पर प्रभा अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हो गई। प्रभा के घर से जाने के बाद उसकी माँ एक बार फिर से एकदम अकेली रह गई। उस माँ को तो लंबे चले आए अतीत से ऐसा जीवन व्यतीत करने की आदत थी, पर प्रभा के लिए तो अचानक से ही परिवार का मतलब एकदम बदल गया था। पति के साथ ही सास ससुर, जेठ, देवर, ननद, भौजाई, इतने सारे रिश्ते एक साथ उससे जुड़े थे।
उन सभी के साथ उसे घर की बहू होने का धर्म निभाना था। इसमें थोड़ा समय जरूर लगा, पर प्रभा ने साबित किया कि उसकी माँ की दी शिक्षा और उसके ससुर जी का उसे बहू बनाने का फैसला कतई गलत नहीं था। नए परिवार के बीच प्रभा ने अपने स्त्री धर्म को बखूबी निभाया। सास ससुर की सेवा, देवर ननद के लिए ढेर सारा प्यार, जेठ भौजाई का सम्मान करते हुए गृहस्थी का काम निपटाने में उसने कभी कोई कोताही नहीं बरती। ऐसी शालीन पत्नी पर पति ने भी खूब प्यार लुटाया और फिर शादी के 1 साल बाद प्रभा ने पूरे परिवार को खुशखबरी दी कि उनके वंश का अंकुर उसकी कोख में है। तय समय पर खुशखबरी ने घर में साकार रूप लिया, और वो भी अकेले नहीं, 2 गुने रंग में। प्रभा ने जुड़वां संतानों को जन्म दिया था, 1 लड़का और 1 लड़की। पति धर्मेश इससे बहुत खुश था, परंतु उसे एक और लड़के की चाह थी। चाहत को पूरा करने की कोशिश करते करते प्रभा ने 2 और लड़कियों को जन्म दिया। 4 बच्चों के संग पूरे परिवार की खुशियां देखकर प्रभा खुश थी, पर इन्हीं खुशियों के बीच कई बार उसे महसूस हुआ जैसे ये खुशियां उसे खुश रखने के लिए काफी नहीं। इतने बड़े परिवार को संभालते संभालते प्रभा कई बार इतना थक जाती, अपने पैरों पर खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता। ज्यादा न बन पड़ता तो थोड़ा सुस्ताने, आराम करने के इरादे से वो जाकर बिस्तर पर लेट भी जाती। पति धर्मेश को शुरू से कम बोलने की आदत थी। पत्नी को लेटा देखकर वो उसे आराम करने देना ही उचित समझते। पिता की तर्ज पर बच्चे भी आंख बंद करके लेटी माँ को जरा न छेड़ते। आंखें बंद किए लेटी प्रभा के जहन में रह रहकर गुजरे कल की तस्वीरें उमड़ने लगतीं। वो भी एक वक्त ही था जब वो अगर पल भर को भी अपनी आंखें भींचती, 4-6 लोग पूछने के लिए इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते कि क्या परेशानी है। हर किसी के पास सवाल होता, आखिर हो क्या गया कलाकारा नर्तकी को जो वो ऐसे चुपचाप बैठ गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन। प्रभा घंटों हथेलियों से अपना सर ढांपे लेटी रहती, पर किसी की जुबान से उसकी परेशानी पूछने जैसा एक शब्द न निकलता। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि घर में जो जैसा चल रहा है सबको निभाते हुए वो अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा शुरू करेगी। इतनी उम्र में 4-4 बच्चों की मां बनने के बाद इस तरह मंच पर नाचने के शौक को पूरा करने का निर्णय अचरज की बात थी, पर पति ने प्रभा के फैसले पर उसका साथ दिया। मंच से दूर रहकर जो समय बीता उसकी भरपाई के लिए प्रशिक्षण के एक नए सत्र की आवश्यकता थी। प्रभा के लिए ये सारी भागदौड़ स्वयं धर्मेश ने की। कुछ ही दिनों में प्रभा फिर से उन्हीं रंगों में खिलखिला उठी जिसके लिए उसे पूरे शहर में जाना जाता था। केवल शहर में ही नहीं, वरन अब तो शहर के बाहर से भी प्रभा के गुण की प्रशंसा और उसके कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव आने लगे। ऐसे ही एक कार्यक्रम से लौटने के समय पर उस दिन अचानक से घमासान बारिश होने लगी। बारिश के इस घनघोर रूप को देखकर धर्मेश ने कार की चाबी उठाई और प्रभा को वापस घर लाने के लिए चल पड़ा। पर वो दिन तो शायद कहर लाने का ही दिन था। धर्मेश अभी रास्ते में ही था कि गरजते बादलों से कड़कती बिजली ने जमीन पर गिरते हुए कुछ ऐसी दिशा ली, पल भर से भी कम समय में धर्मेश कार सहित काल के घोर अंधेरे में समा गया। धर्मेश की इस अकाल मौत ने प्रभा पर जो असर किया सो किया। धर्मेश की मां के हृदय पर इस घटना से ऐसा आघात हुआ, हफ्ते भर के अंदर वो भी चल बसी। जो प्रभा चंद महीनों पहले तक सारे घर वालों की आंखों का तारा थी, वो आज एकाएक सभी की आंखों में खटकने लगी। तरह तरह के ताने सुनकर उसका मन कुछ ऐसा उचटा, वो सीधा अपनी माँ के घर चली आई। यहाँ आकर उसे पता चला माँ की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी न थी। माँ ने अपने काम, अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया, धीरे धीरे सब खत्म हो गया था। और इस उम्र में आकर माँ न तो ज्यादा कुछ करने लायक थी, न ही उसे ऐसी कोई जरूरत थी। माँ के घर में इस वक्त जो भी मौजूद था, सब 2 जून के आटे जैसा हाल था। पति की असमय मृत्यु के दर्द को भुलाकर प्रभा को फिर से कला के मंच पर अपनी काबिलियत साबित करनी थी। यही एक तरीका था जिससे वो समग्र रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती थी। कोशिशों पर जुटी प्रभा का समय ने साथ दिया और बच्चों का पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर का हर खर्च, सभी ज़रूरतें प्रभा की कमाई से एक सिरे से पूरी होती गईं। फिर बच्चों की नौकरी भी लगी। बड़े बेटे और 2 बेटियों की शादी का उत्तरदायित्व भी प्रभा ने अकेले अपने दम पर पूरा किया। इस बीच न ही ससुराल वालों ने उसकी कोई खबर ली, न ही उसने किसी को खुशियां बांटने का आमंत्रण दिया। बस अब छोटी बेटी सुचित्रा के विवाह की रस्में पूरी करवाकर माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर निकलना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। पर जहाँ सब कुछ इतने अच्छे से गुजरा,
थोड़ा और भगवान को मंजूर न हुआ। एक सुबह जब प्रभा जागी, पता चला माँ अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर चुकी हैं। माँ की मृत्यु से छोटी बेटी के विवाह का कार्यक्रम भी टल गया, और तो और उसी दिन के 5 दिन बाद प्रभा का एक नृत्य कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रभा काफ़ी बड़ी रकम लेकर उसे छोटी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए खर्च कर चुकी थी। चूंकि कार्यक्रम में जाना मजबूरी था, बुझे मन से प्रभा कार्यक्रम के लिए मंच पर पहुंची। उसने जो नृत्य शुरू किया, साफ पता चल रहा था वो सहज नहीं थी। 2-3 मिनट बाद ही वो नाचते नाचते चक्कर खाकर गिर पड़ी। सहकर्मियों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो हिल डुल भी नहीं पा रही थी। फटाफट उठाकर उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल पूरी करने के बाद बताया, प्रभा के आधे से ज़्यादा बदन को लकवा मार चुका था, और तो और इस लकवे की वजह से वो अब कुछ भी बोल भी नहीं सकती थी। ये जो कुछ भी हुआ था, इसका एक ही इलाज था कि वो अपने मन से ठीक होने की कोशिश करे और उम्र पर ढलते उस जिस्म की लगातार सेवा की जाए। पहले कुछ दिन तो कोशिश की गई कि अस्पताल में ही रहकर इलाज हो जाए, पर हालत में कोई सुधार न देखकर बड़ा बेटा कलश माँ को घर ले आया। बहू बेटे और छोटी बेटी ने मिलकर घर में माँ के इलाज की भरसक कोशिश की। खाना पीना, शौच स्नान, प्रभा की ऐसी हर आवश्यकता के लिए उसका पूरा ध्यान रखा गया। पर समय बीतने के साथ साथ ये जिम्मेदारी घर के अंदर हर किसी को बोझ जैसी लगने लगी। प्रभा की चारों औलादों ने फिर एक दिन मिलकर इस मामले पर काफ़ी देर तक बातचीत की। होते होते बात एक लंबी बहस में बदल गई। कोशिश की गई कि माँ से खुद उनकी मर्जी पूछी जाए, पर इशारों से बात करने की कोशिश कर रही माँ की बातें ठीक से किसी की समझ में न आईं। आखिर में औलादों ने मिलकर खुद ही निर्णय ले लिया कि एक एक करके चारों थोड़े थोड़े समय के लिए माँ की जिम्मेदारी उठाएंगे। वो प्रभा, जिसने जाने कितने साल अकेले पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने खुद के कंधों पर उठाई थी, जब आज उसकी खुद की ज़रूरत थी, सभी उसे बोझ कहकर संबोधित कर रहे थे। वो प्रभा, जिसके लिए खुद हिलना डुलना मुश्किल और दर्ददायक था, उसकी खुद की औलादें उसे डॉक्टरी कुर्सी पर बिठाकर एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करवाने जैसे कष्ट कर काम से भी ज़रा सा न हिचकिचा रही थीं। बड़ी बेटी फिर छोटी बेटी, दोनों के घर पर 6 महीने गुजारने के बाद जब प्रभा वापस अपने घर लौटकर आई, तो कभी उसका रहा अपना घर आज जैसे उसका घर ही न था। ये घर एकदम बदल चुका था। उसके लेटने के लिए घर के आंगन के एक कोने में चारपाई डाल दी गई थी। घर के जिस मुख्य कमरे में वो हमेशा रही थी, उसे तो वो अब अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती थी। प्रभा के इस अपने घर में शुरू के 6 महीने माँ को संभालने की जिम्मेदारी बेटे और बहू की थी। औलादों की आपसी शर्तों के हिसाब से अगले 6 महीने छोटी बेटी को माँ की जिम्मेदारी को संभालना था। हालात बुरे थे, पर अपनेपन का कुछ तो एहसास दिलों के अंदर था। बहू और बेटे ने हर बार ख्याल रखा कि माँ को किसी चीज़ की ज़्यादा परेशानी न हो। फिर एक दिन प्रभा को पता चला कि राजनीति में गहरी पैठ वाले एक काफ़ी ऊंचे घराने में छोटी बेटी के रिश्ते की बात शुरू हुई है। उसी दिन प्रभा का बिस्तर घर के मुख्य कमरे में लगा दिया गया, क्योंकि जिस घराने से शादी की बात चल रही थी, वो केवल प्रभा के नाम की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी हुआ था। तय समय पर लड़के वाले लड़की देखने आए। लड़के के माता पिता ने घर के अंदर प्रवेश करने के साथ ही सर्वप्रथम प्रभा से मिलने की इच्छा जताई। बिस्तर पर लेटी प्रभा और उसके इर्द गिर्द सब कुछ जिस तरह से सहेजा और सजाया गया था, सब देखकर परिवार के संस्कारों का मूल्यांकन हुआ और आगे बिना ज़्यादा कुछ बात किए सीधे प्रभा की बेटी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई। साथ ही एक बार कोशिश की गई कि पूछा जाए प्रभा की मर्जी क्या है। सवाल के जवाब में न जाने भगवान का कौन सा करिश्मा हुआ और प्रभा के बदन में हल्की सी हरकत हुई। उसके सिरहाने बिस्तर से बांधकर रखे गए घुंघरू बज उठे। सामने खड़े हर व्यक्ति ने घुंघरू की इस आवाज़ को प्रभा की तरफ से स्वीकृति समझा। कुछ ही दिनों में प्रभा की छोटी बेटी की धूमधाम से शादी हो गई। इधर प्रभा की औलादों के बीच जो फैसला हुआ था, उसके हिसाब से 6 महीनों तक माँ की देखभाल करने का जिम्मा अब छोटी बेटी के नाम पर था। नई नवेली दुल्हन बनी छोटी बेटी को ससुराल में गुजरे चंद दिनों में ही वहाँ पूरे के पूरे घर के जीवन में ही बस कई राजनीति और उन सब की दिखावटी सच्चाइयों के बारे में दिखावे के लिहाज से तो उसके ससुराल वाले बहुत आगे थे। पर अगर वो माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती तो बिस्तर पर लेटी उसकी माँ को किस तरह की गिद्ध दृष्टि से देखा जाता,
इसको केवल वही समझ सकती थी। माँ की देखभाल को लेकर भाई बहनों के बीच हुए बंटवारे को सुचित्रा कतई अपने ससुराल वालों पर जाहिर नहीं करना नहीं चाहती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने ससुराल वालों के समक्ष पक्ष रखा कि वो अपनी माँ की देखभाल के लिए कुछ दिन उनके पास रहना चाहती है। माँ के प्रति बेटी के भावनाओं को सुनकर समाज को अपना दिखावटी रंग दिखाने वाले ससुराल वाले अपना अलग उल्लू सीधा करने के लिहाज से खूब गदगद हो उठे। उन्होंने सहर्ष ही समाज में अपने बड़प्पन की घोषणा करते हुए प्रभा की देखभाल कर उसका आशीर्वाद लेने के लिए अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया। लंबे 6 महीनों से प्रभा की देखभाल कर रही उसकी बहू को भी अब थोड़ा आराम चाहिए था। इसी आराम के लिए वो अपने पति के साथ थोड़े दिनों के लिए अपने मायके चली गई। इसी बीच प्रभा की छोटी बेटी के ससुराल पक्ष की रिश्तेदारी में एक रात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा गया। ससुराल वालों ने फौरन ही बहू को बुलावा भेज दिया। असमंजस में पड़ी प्रभा की इस छोटी बेटी ने आनन फानन में फैसला लिया और चुपचाप अपने ससुराल जा पहुंची। उसे पता न था ससुराल पक्ष के उन रिश्तेदारों का घर दूसरे शहर में था। एक बार ससुराल पहुंचने के बाद लाख चाहकर भी वो एक बार भी अपने ससुराल वालों को जागरण के लिए साथ जाने की बात से मना न कर पाई। फिर रात्रि जागरण से जुड़े कार्यक्रम की वो रात उस बहू के लिए कितने बड़ी और भारी थी, इसे केवल वही जानती थी। जाने आने और वापस अपने मायके की दहलीज पर कदम रखने तक के बीच में लगभग 2 दिनों का वक्त सुचित्रा ने लिया। शहर में दाखिल होने के बाद वो लगभग भागी भागी अपने मायके पहुंची थी। घर के मुख्य दरवाजे को खोलकर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, माँ के सिरहाने बंधे घुंघरुओं की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये आवाज़ सुनकर ही मानो उसकी जान में जान लौटी, वरना इससे पहले तो 2 दिनों में हर एक घड़ी किस तरह एक दिल का पत्थर बनकर बीती थी, इसे तो बस सुचित्रा ही जानती थी। घर में दाखिल होने के साथ ही घुंघरुओं की आवाज़ कानों में पड़ने के बाद सुचित्रा ने सबसे पहले रसोई घर में जाकर पूरा गिलास भरकर पानी पिया। परेशानी में सूखते गले में इससे ज़रा तरावट पहुंची। तभी दरवाजे पर उसे किसी के आने की हलचल सुनाई दी। रसोई घर से बाहर निकलकर उसने देखा भैया भाभी वापस लौट आए थे। तीनों मिलकर एक साथ माँ के कमरे में गए। सामने का नज़ारा देखकर तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रभा का दाहिना हाथ सिरहाने पर ऊंचे बंधे घुंघरुओं पर मुट्ठी बनकर कसा हुआ था। कमरे में आती हवा से घुंघरू बज रहे थे और प्रभा के निर्जीव हो चुके बदन की गर्दन एक ओर को झूल चुकी थी।